अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम लोग लेसन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको पिछला वाला लेसन जो सारे लेक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो 9 लेसन है वो हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है। इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी है, चूज शॉर्ट फैमिलियर कन्वर्सेशनल वर्ड्स, कंस्ट्रक्ट अफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। तो वन बाय वन करके इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पे आप लोगों को लेटर्स दिए हैं कि किस तरह से आप शॉर्ट और क्लैरिटी के साथ अपने वर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड टुडे। तो बेसिकली टू कम्युनिकेट ईजीली एंड इफेक्टिवली विद योर रीडर्स यू शुड अप्लाई द 7 C's प्रिंसिपल्स। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं कि दूसरे पर्सन जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन से इम्प्रेस हो जाएं, तो आपको इन 7 C's को जो है वो अपनी अडॉप्ट करना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप ऑरली भी कर रहे हैं या फिर रिटन फॉर्म में भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो भी आपको इन 7 C's को जो है अपने माइंड में रखना चाहिए। आई थिंक सो कि ये आप लोगों के 7 C's वो बताए गए हैं जो आपके रिटन बेस्ड हैं, आप राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं इनको। सबसे पहले क्लैरिटी है। क्लैरिटी मीन्स गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस टू सो दैट द रिसीवर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। क्लैरिटी मीन्स कि आपने अपने मैसेज में इस तरह के क्लैरिटी के वर्ड्स को चूज़ करना है सबसे पहले, और इस तरह यूज़ करना है उसको कि सेकंड पर्सन जो जितने भी लोग हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर आपके बिजनेस के जो कलीग्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या फिर अगर किसी आप बड़े लेवल पे लाइक आप मैनेजर को या अपने बॉस को जो है वो कम्युनिकेशन उसके साथ कर रहे हैं, तो उसको आपने इस तरह से क्लैरिटी वाले वर्ड्स को चूज़ करना है और यूज़ करना है कि वो आपका मतलब जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। उसके बाद चूज़ शॉर्ट फैमिलियर कन्वर्सेशनल वर्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली उनका इन्होंने एक चार्ट बना के आपको शो किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड को आप लोगों ने जो है ना वो यूज़ नहीं करना है, बजाय इसके कि आप सिंपल वर्ड्स को चूज़ करें। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कंसाइज वर्ड्स को आपने चूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को आपने चूज़ नहीं करना है। कन्वर्सेशनल वर्ड्स कहते हैं जो आप कैजुअली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक आप अपने इनफॉर्मल वे में जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, टॉक करते हैं, उसको हम कन्वर्सेशनल वर्ड्स कहते हैं। तो आपने इस तरह के कन्वर्सेशनल वर्ड्स को चूज़ करना है, वो भी वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। आप फॉर्मल जहाँ पे कम्युनिकेशन आपको करनी है वहाँ पे आप कन्वर्सेशनल वर्ड्स को चूज़ नहीं कर सकते हैं, कैजुअल वर्ड्स को चूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपने कन्वर्सेशनल वर्ड्स को चूज़ करना है। उसके बाद है क्लचे। क्लचे मीन्स के बार बार बोले जाने वाले वर्ड्स होते हैं जो जो इतने ज़्यादा बोले जाते हैं कि हम लोग उनको सुन सुन के बोर हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा दिल ही नहीं चाहता कि हम उनको दोबारा से रिपीट वर्ड्स कह लें। कि रिपीट वर्ड्स इतने किए जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं कि आप उन लफ्ज़ों से जो है वो बोर हो जाते हैं। तो ऑल थिंग्स ये इन्होंने उनकी एग्जांपल्स दी है। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। अब हम लोगों ने जो है ना वो अफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, यानी कि बनाने हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या चाहिए होगा? इट रिक्वायर्स शॉर्ट एंड ईजी वर्ड्स। हमें शॉर्ट और ईजी वर्ड्स चाहिए हैं। ईच सेंटेंस शुड एक्सप्रेस यूनिटी ऑफ थॉट। हमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ जो है ना वो यूनिटी को शो कर रहा होगा, आपस में उनका जो है ना एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप शो कर रहा होगा। उसको हम लोग फिर वो एक मुकम्मल जो है ना एक कंप्लीट थॉट शेयर करेगा हमारे साथ, ताकि हमें एक अच्छे वे में और सही वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारी लेंथ यहाँ पे बताई गई है कि किस तरह के जो है ना वो लेंथ, कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितनी रेंज होनी चाहिए, वो आपको बताए गए हैं। यूनिटी बताई गई है कि आप लोगों ने अगर एक चीज़ के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपने थ्रू आउट द पैराग्राफ उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, इधर उधर की बातें, फिजूल बातों को ऐड नहीं करना है। दैट इज़ द यूनिटी। कोहेरेंस ब्रिंग क्लैरिटी। तो कोहेरेंस जो है ना बेसिकली आपके आइडियाज़ को क्लियर करती है। आपने ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स को चूज़ करना है, ऐसी ग्रामर को चूज़ करना है जो आपकी ईजी से ईजी सेंटेंसेस को बना सके, और आपका सेंटेंस जो है ना वो क्लियरली तौर पे नेक्स्ट पर्सन को आपका समझ में आ जाए।
लेसन नंबर 10 की तरफ आते हैं। करेक्टनेस के ऊपर है लेसन नंबर 10। आउटलाइन इसकी है, करेक्टनेस है, कंसाइजनेस है, कर्टिसी है। तो सबसे पहले करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स कि आपने प्रॉपर ग्रामर को चूज़ करना है, पंक्चुएशन आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके सेंटेंसेस। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आप रिटन बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ग्रामर का ध्यान रखना है, करेक्टनेस को शो करना है हर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी सेंटेंस आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी वर्ड आप चूज़ कर रहे हैं, छोटा से छोटा वर्ड इस तरह का शॉर्ट और इजी ब्रीफ लेना है कि आपकी जो बात भी क्लियर हो जाए सेकंड पर्सन को, और आप जो है ना वो ऐसे करेक्ट सेंटेंसेस और ऐसे करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग वगैरह को भी आपका जो है ना मिस्टेक ना हो वहाँ पे भी। मिस्टेक्स इन नेम्स, फिगर्स, फैक्ट एंड वर्ड्स, मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, मिस्टेक्स इन द लेवल ऑफ लैंग्वेज। तो मिस्टेक्स जो है ना सबसे पहले हमें फेस करनी पड़ती हैं नेम्स। हमने कोई नाम लिखा है, हम उसका जो है ना हमें स्पेलिंग जो है वो कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे हमारी मिस्टेक हो जाती है। और ये जो चीज़ होती है ना वो आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को नहीं बना सकती है। आपके कोई फ़िगर आपने बताया आपको कंफर्म ही नहीं है कोई फ़िगर, ठीक है, कोई नंबरिंग आपको कंफर्म नहीं है, कोई फैक्ट आपको कंफर्म नहीं है, कोई वर्ड आपको कंफर्म नहीं है, आप जो है ना वो अनकंफर्म मतलब कंफर्म किए बगैर ही जो है ना वो उसको लिख देते हैं अपनी राइटिंग में, और फिर इसकी वजह से जो है ना आपके सेंटेंसेस ख़राब हो जाते हैं, आपका जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, तो समझ भी नहीं आता। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है ना वो दूसरे पर्सन को कहें कि आपका वो जो आपने लिख लिया है ना उसको आपका एक बार दोबारा से रीचेक करें, उसको रीड करें, और फिर उसके बाद आपको उसको जो आपने कम्युनिकेशन या आपने कोई लेटर लिखा है तो आप उसको रीचेक करवा के, रीड करवा के, फिर उसके बाद जिसको आपने सेंड करना है उसको आप सेंड करें कंफर्म करके। सेकंड है मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। अब मिस्टेक्स आ जाती हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स आ जाती हैं, कहाँ पे वर्ड हमने कौन सा कैपिटल करना है, कौन सा शॉर्ट करना है। तो इन चीज़ों की मिस्टेक्स भी जो होती हैं वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस तरह के वर्ड्स को चूज़ ही ना करें जिसमें आप डाउटफुल हों, जिसमें आप कंफ्यूज हों। मिस्टेक्स इन द लेवल ऑफ लैंग्वेज। अगर आपकी अब देर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में जो होती है आपकी स्टाइल जो है वो आपका कन्वर्सेशनल नहीं होता है, आपका जो है ना वो फॉर्मल वे में आपको जो है ग्रामर मिस्टेक से बिल्कुल दूर होना चाहिए, पंक्चुएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों ने इस तरह के हाई लेवल वर्ड्स को चूज़ करना होता है, ऐसे हाई लेवल सेंटेंसेस को चूज़ करना होता है और अपनी राइटिंग को बिल्कुल परफेक्ट बनाना होता है। लेकिन इनफॉर्मल राइटिंग में जो है ना हम लोग शॉर्ट वर्ड्स को चूज़ करते हैं, फेमिलियर वर्ड्स को चूज़ करते हैं, कन्वर्सेशनल वर्ड्स को चूज़ करते हैं। तो इनफॉर्मल में इतना जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो हम कैजुअली अपने जैसे फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो उस टाइप की कम्युनिकेशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बहरहाल इस चीज़ की बताई है कि लेवल ऑफ लैंग्वेज आपके साथ शेयर किया। कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन्स कि आपने ब्रीफ वर्ड्स को चूज़ करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड को चूज़ नहीं करना, लेंथी वर्ड्स को, लॉन्ग वर्ड्स को चूज़ नहीं करना, ब्रीफ से ब्रीफ, शॉर्ट से शॉर्ट वर्ड को चूज़ करना है। ठीक है, टू अचीव कंसाइजनेस ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशंस, एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटिशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एलिमिनेट वर्ड एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने जो है ना सिंगल वर्ड को चूज़ करना है इंस्टेड ऑफ फ्रेजेस। आपने लंबे लंबे वर्ड्स को, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस को जो है वो चूज़ नहीं करना है। एक सिंगल वर्ड की बेस पे भी आप जो है अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, अपना मीनिंग जो है वो सेकंड पर्सन को अंडरस्टैंड करा सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हैं, वर्डी एट दिस टाइम। आप अगर वर्डी को चूज़ करेंगे, लंबे अल्फाजों को, सेंटेंसेस को चूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे एट दिस टाइम। ठीक है, बजाय इसके कि आप कंसाइज छोटे वर्ड्स को चूज़ कर रहे हैं तो आप एट दिस टाइम की बजाय इंस्टेड ऑफ आप नाउ लिख देंगे। तो एट दिस टाइम का मीनिंग भी वही है जो नाउ का मीनिंग है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे शॉर्ट वर्ड्स को चूज़ करना है इंस्टेड ऑफ वर्डी वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दी हैं, आप वहाँ से और ज़्यादा अपना क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। आपने वही मटेरियल इंक्लूड करना है अपनी राइटिंग कम्युनिकेशन में जो रेलिवेंट है। इररेलेवेंट मटेरियल जो होता है ना वो फजूल होता है। ठीक है, आप उसको ऐड बीच में कर देते हैं जिसकी वजह से जो सेकंड पर्सन है वो रेलिवेंट मटेरियल को भी समझ नहीं पाता, और जो इररेलेवेंट मटेरियल आप ऐड करते हैं वो तो उसको वैसे ही समझ नहीं आता। उसकी वजह से जो है ना आपका रेलिवेंट मटेरियल भी उसको समझ में नहीं आ पाता। इसी वजह से आपने जो है ना अपना
पर्पस बताना है, मैसेज आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स लिखने हैं, रेलिवेंट वर्ड्स लिखने हैं, जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं हमने डायरेक्टली तौर पे ना बस वही वर्ड्स और वही सेंटेंसेस को चूज़ करके वही अपने लेटर में लिख देना है, ठीक है। फजूल जो है ना चीज़ों को नहीं ऐड करना। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटिशन। अननेसेसरी रेपिटिशन लीड्स टू डलनेस। यस, इट इज़ राइट, बिकॉज जब आप लोग अननेसेसरी रेपिटिशन करते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि पढ़ने वाला जो होता है ना, रीडर, वो बोर हो जाता है आपकी राइटिंग से, ठीक है। वो आपका इंटरेस्ट ही उसका ख़त्म हो जाता है। तो अननेसेसरी चीज़ों को रिपीट करने का कोई फ़िजूल तुक भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपने जो है ना एक ही सेंटेंस को, एक ही वर्ड को चूज़ करना है और जिसको आपने एक ही टाइम में यूज़ करना है, उसको बार बार रिपीट करके या किसी और तरीके से नहीं लिखने की कोशिश करनी है। आपका एक अच्छा मीनिंग, आपका जो एक सेंटेंस है अच्छा अगर आपने लिखा है तो वो भी आपका मीनिंग कन्वे कर सकता है। सिंपल वर्ड्स को चूज़ करना है, कंसाइज वर्ड्स को चूज़ करना है, करेक्ट वर्ड्स को चूज़ करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल वर्डिंग नहीं लिखी हुई है। अगर आप एक दफ़ा इसको खुद भी रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एनीवेज़ मैं आप लोगों को उर्दू में जो है ना कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ इन सारी चीज़ों का, तो वो बस आप लोगों ने गौर से सुनना है। कर्टिसी डज नॉट मीन द यूज़ ऑफ ओल्ड फैशन एक्सप्रेशन सच एज योर काइंड इंक्वायरी। कर्टिसी कहते हैं इन शॉर्ट आपके यूज़ ऑफ रिस्पेक्टफुल वर्ड्स। आप जो रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करते हो अपनी राइटिंग में उसको हम कर्टिसी कहते हैं। उसको हम लोग पोलाइटनेस कहते हैं, जो रिस्पेक्ट को शो करता है आपकी। आपने अपनी राइटिंग में पोलाइट वर्ड्स को यूज़ करना है, कर्टिसी वर्ड्स को यूज़ करना है, ताकि आपका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो हो रीडर को, ठीक है। चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन का जो है ना वो ध्यान नहीं रखना है। इस तरह नहीं करना कि आप लोग कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें लिखें कि बिजनेसमैन, चेयरमैन, मैन पावर, न्यूज़मैन, सेल्समैन। बजाय इसके कि आप लोग जो हैं वो बिजनेसमैन लिखें, आप बिजनेस पर्सन लिख सकते हैं, बिजनेस वर्कर लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये जो है ना वो एक डिफरेंस नहीं करवाना है कि जेंडर क्या है, रेस क्या है, एथनिक ओरिजिन क्या है। इन सारे एक्सप्रेशंस को आपने शो करने की कोशिश नहीं करनी है। लेसन नंबर 11 है कंसिडरेशन। आउटलाइन देख लेते हैं। कंसिडरेशन है, कंप्लीटनेस है, कंक्रीटनेस है। तो यहाँ पे भी उन्होंने सबसे पहले आपको जो है वो लेटर की एग्जांपल दी है। अब वो कह रहे हैं कि कंसिडरेशन मीन्स कि आप लोगों ने जो है ना वो राइटिंग एवरी लेटर कीपिंग योर रीडर इन माइंड। आपने जब भी कोई लेटर लिखना है, कोई चीज़ लिखनी है, कोई भी राइटिंग आप कर रहे हैं तो आपने अपने रीडर को अपने माइंड में रखना है कि उसका माइंड किस तरह का है, ठीक है। और उसके माइंड को अपने माइंड में रखते हुए आपने लेटर लिखना है, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड ओवर रीडर्स डिज़ायर। आपने अंडरस्टैंड करना है रीडर के डिज़ायर को, प्रॉब्लम्स को, सर्कमस्टांसिस को एंड इमोशंस को। ये सारी चीज़ों को आप लोग अपने जहन में, अपने माइंड में रखेंगे तो ही आप अच्छी अफेक्टिव कम्युनिकेशन, कंसिडरेशन वर्ड्स और कंसिडरेशन लेटर लिख सकते हैं। फिर वो यहाँ पे 3 जो है ना वो स्पेसिफिक वेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। फोकस करना है आपने इन यू पे बजाय इसके कि आई एंड वी पे आप फोकस कर रहे हैं। शो ऑडियंस बेनिफिट्स और इंटरेस्ट, एम्फसाइज पॉजिटिव प्लेजेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले फोकस आपने करना है आई यू पे इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आपने क्या करना है कि अपने ऑडियंस को शो करना है कि इस लेटर में, इस चीज़ में जो मैं आपको राइटिंग कर रही हूँ उसमें आपका बेनिफिट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑडियंस होगा, जो पढ़ने वाला रीडर होगा, उसका जो है ना वो इंटरेस्ट और ज़्यादा बिल्ड होगा कि पता नहीं क्या इसमें मेरा बेनिफिट है, इंटरेस्ट मतलब उसका और ज़्यादा बनेगा, ठीक है। थर्ड है एम्फसाइज पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट। आपने नेगेटिव चीज़ों को जो है ना वो निकाल के पॉजिटिविटी के ऊपर जो है ना वो फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है। Completeness. A business message is complete when it contains all fact that a reader or listener needs for a reaction you desire.
आपका बिज़नेस मैसेज तब कंप्लीट होता है जब आप लोग क्या करते हैं, सारे फैक्ट को जो है ना वो बताते हैं, सारे जो चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कंप्लीट तरीके से, जो है ना एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो रीडर को देते हैं, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। उसको हम कंप्लीट लेटर कहते हैं, जिसमें आप हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को उसमें ऐड करते हैं। फॉर completeness कीप द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन माइंड। अब ये गाइडलाइंस हैं आप लोगों के लिए कुछ। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपने जो है ना वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है अपने ऑडियंस को। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल। तब आपने जो है ना वो एक्स्ट्रा शेयर करना है, कुछ देना है, प्रोवाइड करना है जब इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है, जब इसकी नीड होगी। Concreteness means that a message is specific, definite and vivid. मीन्स ये कि आपने अपने मैसेज को जो है वो स्पेसिफिक रखना है, ठीक है, हर एक चीज़ को अंदर नहीं डालना है, ठीक है, एक बात एक टाइम में एक ही बात को की जाने वाली होगी, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करना है। एक ही स्पेसिफिक और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को, अगेन वही बात कि आपने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ऐड करना है, ठीक है। यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स, आपको अगर कोई चीज़ कंफर्म है, फैक्ट एंड फिगर्स आपको इतने जो है ना वो क्लियरली तौर पे रीज़न बेस्ड पे और या लॉजिक बेस्ड पे आपको पता है कोई चीज़, तो तब आपने उसको ऐड करना है। पुट एक्टिव वर्ड इन सेंटेंसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आगे आते हैं हम लेसन नंबर 12 की तरफ। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चरल कम्युनिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले आउटलाइन है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सबसे पहले इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होता क्या है? व्हाट इज़ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट कल्चर्स, दैट इज़ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इन उर्दू इसका मतलब ये है कि दो लोग, ठीक है, जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उनके कल्चर्स आपस में जो हैं वो डिफरेंट है। एक पर्सन का कल्चर डिफरेंट है, सेकंड पर्सन का कल्चर डिफरेंट है, दैट इज़ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। दोनों के कल्चर्स डिफरेंट हैं और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। Many personal and national variables affect both the senders and receivers of message. Each person and each country has its own written and unwritten rules of behavior, including instructions and communication. तो इसमें जो है ना वो ये बताया जा रहा है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे पर्सनस के जो कल्चर है वो डिफरेंट है और हमारा कल्चर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। हर किसी कंट्री का अपना एक रूल्स होते हैं, हर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, स्टेटस होता है, एजुकेशन होता है, एज होती है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि कौन सा पर्सन जो है उसकी क्या एज है, उसकी स्टेटस क्या है, उसका कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे उस चीज़ की बात की जा रही है कि आप उन लोगों के साथ जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वर्क विद द पीपल ऑफ योर ओन कंट्री। आपका कंफर्टेबल तभी फील करते हैं आप किसी के साथ बात करने के लिए, तब जब आपको पता हो कि यार ये मेरी कंट्री का है, इसको मेरा मतलब ये मेरे ही कल्चर का है, इसको मेरी जो लैंग्वेज है वो समझ में आ रही हो, तभी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसके साथ बात करते हुए। बट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन डिमांड्स डीलिंग विद पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेशनल, अगर आप किसी जो है ना वो कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वो क्या डिमांड करते हैं कि आप जो हैं वो डील करें फॉरेन कंट्री के पर्सनस के साथ, पीपल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लेसन नंबर 13 की तरफ, जो ये भी जो है वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के ही चला आ रहा है। आउटलाइन है अ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल कल्चरल कम्युनिकेशन मॉडल, कल्चरल वेरिएबल्स, नेशनल, इंडिविजुअल। तो वन बाय वन करके इनको स्टडी करता है। अ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर होता क्या है? कल्चर कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का काम नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं और वो मिलके एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, जिसमें उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपने डायलेक्ट होते हैं, अपना एक्सेंट होता है, ठीक है। अपनी जो है ना वो हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम लोग कल्चर कहते हैं।
ठीक है। जैसे हमारा पाकिस्तानी कल्चर ये है और हमारी ड्रेसिंग जो है वो डिफरेंट है बाकियों से, हमारी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी थिंग जो है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम्स पे हमारी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो डिफरेंट है। तो हर एक चीज़ का हमने एक क्राइटेरिया बना दिया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हुए हैं जो शो करता है कि हमारा जो है वो पाकिस्तानी कल्चर है। अगर हम किसी और कल्चर में जाते हैं, जैसे सिंधी कल्चर में हम जाते हैं, तो उनका जो है वो कल्चर हमसे टोटली डिफरेंट होता है। तो दैट इज़ द कल्चर। एथनोसेंट्रिसिज्म, इसका मतलब है कि आपने जो है ना जजिंग अदर ग्रुप और कंट्रीज़ बाय द कल्चरल स्टैंडर्ड, आप जज कर रहे हैं अपने कल्चरल स्टैंडर्ड्स को दूसरे कंट्री में जाके, ठीक है। लाइक आप अगर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और आप जो हैं वो दूसरे कंट्री में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं लाइक, तो आप जो है वो जज करते हैं अपने कल्चरल स्टैंडर्ड्स को उनके कल्चरल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं और जज करते हैं। दैट इज़ द एथनोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। उसके बाद है एन इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन मॉडल। तो यहाँ पे आपके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल शेयर किया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेशनल कल्चरल वेरिएबल, सबसे पहले इसमें जो है ना वो एजुकेशन है। अब यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली नेशनल वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है। कि एजुकेशन, अब उन्होंने ना यहाँ पे बेसिकली कंपेयर किया है अपने कल्चर को दूसरे कल्चर्स के साथ, दूसरी कंट्री के कल्चर्स के साथ, ठीक है। तो एजुकेशन सबसे पहले है कि हम लोग जब किसी और कंट्री में जाते हैं तो उनका जो कल्चर है एजुकेशन का वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पे जो है ना वो पता नहीं किस टाइप के जो है ना वो लोग वहाँ पे जो एजुकेशन के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो हैं वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी तरह से जो हम अगर किसी और कंट्री के कल्चर में जाते हैं तो वहाँ पे किसी और चीज़ किसी और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का अपनी एक सोच होती है। जो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एजुकेशन में लोग जो हैं वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ का बताया है, एशियन का बताया है, अमेरिकन यूरोपियन मैनेजर्स का बताया है कि किस तरह से जो मैनी मैनेजर्स इन फॉरेन कंट्रीज़ आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, ठीक है। मोस्ट एशियन एंड चाइनीज़ मैनेजर हैव हैड अ लेस फॉर्मल एजुकेशन दैन अमेरिकन एंड यूरोपियन मैनेजर्स। तो यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। लॉ एंड रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशंस, तो हर कंट्री का अपना एक लॉ होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे लॉ बनाया हुआ है, रेगुलेशंस बनाई हुई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने अपने कल्चर को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो और आपको अगर किसी और कंट्री का भी पता है तो आप उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात की गई है, पॉलिटिक्स की बात की गई है कि या यहाँ पे भी आप सेम इसी तरह से कि आप अपनी पॉलिटिक्स को भी यहाँ पे जो है ना वो इन्फॉर्म कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, और जो है ना वो बाहर की कंट्री की भी। रिलीजन है, बी केयरफुल ऑफ रिलीजियस बिलीव्स इन फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपना उनका एक रिलीजन होता है, अपना बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। हम उनको जो है वो फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अपना एक रिलीजन है जिसको हम लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाके भी शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल नॉर्म्स की बात की है, लैंग्वेज की बात की गई है कि किस तरह से लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है। हम बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज जो है वो टोटली डिफरेंट है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग है। तो इंग्लिश भी जो है ना वो डिफरेंट एक्सेंट्स में बोली जाती है, जो हम लोगों को जो है ना ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल इंग्लिश सिखाई जाती है, ठीक है। एक्सेंट्स की बेस पे हमें इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है। तो ये भी जो है ना वो प्रॉब्लम बनती है कि हम कोई बाहर कंट्री में जा रहे हैं तो उनका अपना एक लैंग्वेज का कल्चर होता है कि वो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में ही रहते हुए डिफरेंट सिटीज़ के अपने कल्चर हैं, सिंध में अलग है, ठीक है, कराची में अलग है लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे इस्लामाबाद में अलग है, फैसलाबाद में अलग है, मुल्तान में अलग। तो जितनी भी सिटीज़ हैं उनकी भी अपनी एक अलग अलग कल्चर्स बने हुए हैं लैंग्वेजेस के। तो अगर हम किसी फॉरेन कंट्री की बात नहीं करते हैं, हम अदर कंट्री की बात नहीं करते हैं, तो हमारे अपने मुल्क में ही रहते हुए ही इतनी ज़्यादा कल्चर्स हैं, इतने ज़्यादा जो है ना वो सोशल नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस, लैंग्वेजेस की भी आप यहाँ पे जो है ना वो बात कर सकते हैं अपनी कंट्री की भी।
टाइम भी, हर किसी का टाइम जो है वो अलग है, अमेरिका में अलग है टाइम, हमारा टाइम अलग है। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पे जो है ना वन बाय वन करके पॉइंट्स को ऐड करके ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेसन नंबर 14 है इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल। तो इसमें इंडिविजुअल का कल्चरल वेरिएबल्स आते हैं, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना, वो आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो किसी अदर कंट्री के पर्सनस के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप हर किसी अपनी स्टडी भी करें, अपनी कंट्री की जो है ना वो लैंग्वेज को स्टडी करें, ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है, उसकी हर एक चीज़ को जो है आप स्टडी करें। और आपको ये भी चाहिए कि आप जो है वो बाकी अदर कंट्रीज़ को भी स्टडी करें, ठीक है। फूड जिसमें आता है हमारा, इट मे बी गुड आइडिया प्रियर टू विज़िट योर होस्ट कंट्री टू विज़िट वेरियस एथनिक रेस्टोरेंट्स इन योर होम कंट्री। तो फूड जो है वो हमारा डिफरेंट होता है, हमारा फूड जो है वो डिफरेंट है, बाकियों का जो कंट्री में चले गए उनका फूड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जब तक आप उनको टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा मतलब कि उसका कैसा टेस्ट है, ठीक है, आप किसी को नहीं बता सकते। एक्सेप्टेबल ड्रेस, आप अगर किसी कंट्री में जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसका जो है ना वो ड्रेस क्या है, उसका कल्चर क्या है, कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। बजाय इसके कि आप वहाँ पे हैं जो है ना वो शलवार कमीज़ पहन के निकल जाएं, तो आप जो है वो एम्बेरस फील करेंगे कि मतलब मैं यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे आ गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टडी करें हर एक चीज़ की, ड्रेसेस की, मैनर्स की, ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ जो है वो अडॉप्ट की जाती है। यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि जर्मनी में, इटली में जो है ना वो किस तरह से मैनर्स को फॉलो किया जाता है। डिसीजन मेकिंग है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके ऊपर आते हैं। वर्बल मीन्स कि आप जो है ना वो बोल के किसी को सही तरीके से वर्ड्स को चूज़ करके अंडरस्टैंड करवाते हो, ठीक है, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो हम लोग अपने गेस्चर्स को चूज़ करके, पोस्चर को चूज़ करके, बॉडी लैंग्वेज को चूज़ करके, अपने हैंड्स को जो है ना वो यूज़ करते हुए वो कम्युनिकेशन करते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो हम ज़्यादातर फॉरेन पीपल्स के साथ करते हैं, जो बाहर की कंट्री से लोग आए होते हैं, हम उनके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है। दैट्स वाई हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है ना वो यूज़ करते हैं। इम्प्रूव औरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, अब आप लोग जो है ना वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म्स पीपल नीड टू नो ऑन द जॉब, एम्फसाइज मेजर पॉइंट्स विद रेपिटेशन एंड रीप, यूज़ फैमिलियर वर्ड्स। एनीवेज ये पॉइंट्स आप लोग रीड आउट कर लेना अगर आप लोग जो हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। ऑफ़र फीडबैक टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अब वो यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट रेज़ किया है कि आप जो हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं किसी सेकंड पर्सन को कि आप हमें फ़ीडबैक दें, ठीक है, जो मैसेज हमने किया, जो लेटर हमने किया, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। जब वो आपको फ़ीडबैक देगा तो आपके अंदर जो है ना वो एक कम्युनिकेशन बिल्ड होगी आप दोनों के अंदर, और इसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, अब आपने जो है ना बिज़नेस मैसेजेस को राइट करना है, उसकी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। 5 प्लानिंग्स हैं, स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन द पर्पस ऑफ द मैसेज, आपने पर्पस बताना है कि आप ये मैसेज जो है वो क्यों लिख रहे हैं, उसको डिफ़ाइन करना है। एनालाइज योर ऑडियंस, रीडर्स और लिसनर, आपने एनालाइज कर लेना है, अपने ऑडियंस को देख लेना है कि उसकी लेंथ कितनी है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, वो किस माइंड के लोग हैं, कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ईच एंड एवरीथिंग ऑडियंस से रिलेटेड जो है ना वो एनालाइज कर लेनी है। चूज़ द आइडियाज़ टू इंक्लूड, आपने चूज़ करना है आइडियाज़ को, प्लान कर लेना है कि आप किस टॉपिक के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है कलेक्ट ऑल द फैक्ट टू बैक अप दीज आइडियाज़, कलेक्ट करने लें आपने सारी फैक्ट को जो शो करेगा, जो यूनिटी को शो करेगा आपकी आइडियाज़ की। आउटलाइन ऑर्गेनाइज योर मैसेज, आपने एक फॉर्मेट सा बना लेना, ऑर्गेनाइज वे में अपने मैसेज को सेट कर लेना है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँगी, ऑर्गेनाइज कर लेना है हर चीज़ को, ठीक है। डिफाइन द पर्पस ऑफ द मैसेज, जिसमें हमारा जर्नल पर्पस आएगा टू इन्फॉर्म, टू परसुएड एंड टू एलेबोरेट विद योर ऑडियंस। टू इन्फॉर्म मतलब योर कंट्रोल इज़ हाई, यू इन्फॉर्म व्हाट यू नीड फ्रॉम दिस इंटरेक्शन,
टू इन्फॉर्म मीन्स आपने हर एक चीज़ को इन्फॉर्म करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आप जिस भी टॉपिक के बारे में दे रहे हैं उसको आपने हर एक चीज़ को इन्फॉर्म करना है। टू परसुएड मीन्स कि आपने कन्विंस करने की कोशिश करनी है अपने रीडर को कि आप जो बात कर रहे हैं ऐसे फैक्ट और लॉजिक बेस्ड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, ताकि आपका ऑडियंस इजीली आपके साथ परसुएड हो जाए, कन्विंस हो जाए, एग्री हो जाए, कि मतलब कि वो यकीन कर ले कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। टू collaborate with audience you need maximum partition। collaborate मीन्स कि आप जो मैसेज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपका ऑडियंस आपको फीडबैक दे रहा है आपके साथ, यानी कि वो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ठीक है, आपके साथ पार्टिसिपेशन कर रहा है। और उससे भी आपका जो ऑडियंस का जो है ना इंटरेस्ट, वो भी आप देख सकते हैं कि वो आपकी बात में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, आपने अपना जो है ना राइटर मतलब कि लेटर में स्पेसिफिक पर्पस शो करना है, इतनी लंबी डिटेल देने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल ब्रीफली आपने एक्सप्लेन कर लेना है। एनालाइज योर ऑडियंस, ये वही बात है कि मैंने जो आपको बता दिया है। ऑडियंस प्रोफाइल आप लोगों ने जो है ना नोट डाउन कर लेनी है। लेसन नंबर 15 की तरफ आते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस। ये भी उसी का ही फर्दर पार्ट है। आउटलाइन है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, कंटिन्यूड, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो वन बाय वन करके इसको करते हैं। चूज़ दी आइडियाज़ टू इंक्लूड, आपने चूज़ करने हैं आइडियाज़ जो आप इंक्लूड करने वाले हो। कंसीडर योर रीडर्स व्यू पॉइंट, रीड कंपनीज डॉक्यूमेंट, टॉक विद योर कोलीग्स, कस्टमर एक्सेट्रा, आस्क योर ऑडियंस फॉर इनपुट। अब आपने जब आइडियाज़ को चूज़ करना है ना, तो आपने रीडर का व्यू लेना है, एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं ना, वो आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कंपनी, जिस कंपनी में आप लेटर लिख रहे हो उसका आपने डॉक्यूमेंट रीड कर लेना है, ठीक है, कंपनी की डिटेल्स यानी कि निकाल लेनी है। टॉक विद योर कोलीग्स, आपने अपने कोलीग्स के साथ जो है ना वो बातचीत करनी है, कस्टमर के साथ अपनी बातचीत करनी है। आस्क योर ऑडियंस फॉर इनपुट, आपने लास्ट पे जो है ना अपने ऑडियंस को बोलना है इनपुट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने आइडियाज़ जब आप ले रहे होगे ना, तो उसमें आपने ऐड करनी है। कलेक्ट ऑल द फैक्ट टू बैकअप दीज आइडियाज़, आपने सारी फैक्ट को कलेक्ट करना है। बी श्योर दैट अ इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, आपने वही इंफॉर्मेशन को श्योर करना है, एक ना कंफर्म कर लेना है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एथिकल है, ठीक है, अप्रोप्रिएट है इस चैनल के लिए। फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है अप्रोप्रिएट चैनल लास्ट पे, किस चैनल के थ्रू आप लोग अपना मैसेज को शेयर करने वाले हो, ईमेल के थ्रू करने वाले हो या फिर वॉइस नोट के ज़रिए हम आप लोग करने वाले हो। फिफ्थ है ऑर्गेनाइज योर मैसेज, कि आप लोगों ने जो आइडियाज़ चूज़ किए हैं, जो सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं फैक्ट वगैरह, उसको आपने ऑर्गेनाइज करके लिख लेना है, कि वन बाय वन करके आपने जो है ना लाइन वाइज उसको शेयर करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की बात करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच जिसको कहते हैं, डिटेक्टिव कहते हैं, तो वो देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच क्या होती है। अच्छा, व्हेन यू थिंक दैट योर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन यू, अच्छा इन शॉर्ट इसको छोड़ें। डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं कि अगर आपका ऑडियंस आप में इंटरेस्टेड है और आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है, अगर वो आपकी बात में जो है ना वो एग्री है और इंटरेस्टेड है आप में, तो आपने जो है ना वो डायरेक्टली अपना मैसेज शो कर देना है उसको, बजाय इसके कि उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ से ख़त्म हो या फिर इधर उधर हो। आपने डायरेक्टली उसको, डायरेक्ट अप्रोच मीन्स कि डायरेक्टली अपना मैसेज जो है ना वो उस तक कन्वे कर देना है, ठीक है, बजाय इसके ये सोचते हुए कि वो मतलब मैं इधर उधर की बातें करूं या मैं उसका जो है ना वो इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश करूं। अगर उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ है तो ठीक है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया हुआ है कि स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया, आपने मेन आइडिया बता देना है फर्स्ट पॉइंट में ही। सेकंड में आपने गिव नेसेसरी डिज़ायरेबल डिटेल्स फॉर इजी रीडिंग, आपने इजी वर्ड्स को चूज़ करना है कि इजीली वो बंदा ना बस रीडिंग कर ले, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को देनी है। क्लोज विद द कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन, तो ये वो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद गुड न्यूज़ प्लान, अब गुड न्यूज़ अगर आपने किसी को देनी है लेटर में, तो आपने जो है ना वो मेन गुड न्यूज़ के लिए भी ये जो है ना वो अथेंटिक है, ये बताया जा रहा है कि आप डायरेक्ट अप्रोच को तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने किसी जो है ना पर्सन को गुड न्यूज़ देनी है। यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है कि किस तरह से लेटर उन्होंने आपके साथ शेयर किया। सेकंड पे हमारे पास आती है इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसको हम इंडक्टिव भी कहते हैं। अब ये जो अप्रोच है ना, इसमें हम लोगों ने घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बातें करनी है, ताकि हमने इसमें
बेसिकली हमने इसमें बैड न्यूज़ शेयर करनी है। तो हम लोग जब बैड न्यूज़ देते हैं तो डायरेक्टली तो नहीं उसको दे सकते कि हमें भी ये प्रॉब्लम है, या हम लोग डायरेक्टली तो नहीं बता सकते ना कि बैड न्यूज़ क्या है। हमें घुमा फिरा के जो है ना वो एक प्रॉपर एक लास्ट पे या मिड में जो है ना वो अपनी न्यूज़ को शेयर करना पड़ता है, ताकि उसको जो है वो फील भी ना हो, रिस्पेक्टफुल वे में जो है ना अपनी राइटिंग को, कम्युनिकेशन वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद बफर यूज़ करना है, ठीक है। बफर वर्ड्स को यूज़ करना है, दिसी एंड हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव, स्ट्रेसिंग ऑन गुड विल। ठीक है, आपने इस तरह के वर्ड्स को चूज़ करना है कि उसको फील ना हो, रिस्पेक्टफुल और पोलाइट वे में जो है ना वो बैड न्यूज़ वाला लेटर लिखना है। बैड न्यूज़ वाला लेटर जब आपने लिखना है तो आपने इनडायरेक्ट वे में उसको लेटर लिखना है, और आपने जब गुड न्यूज़ देनी है तो आपने डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप जो है ना एग्जांपल भी दे सकते हैं कि बैड न्यूज़ में जो है ना वो एग्जांपल आएगी उसमें बैड न्यूज़, सॉरी, गुड न्यूज़ जो है वो डायरेक्ट अप्रोच में आएगी, और इनडायरेक्ट अप्रोच में जो है वो बैड न्यूज़ में आएगी। परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान, अब परसुएट किस तरह से करना है आपने अपने जो है ना वो रीडर को, ऑडियंस को। तो सबसे पहले जो है ना आपने टेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, अब ये चार उन्होंने आपको स्टेजेस बताई हैं। इनकी वजह से आप लोग जो है ना परसुएड कर सकते हैं। पहले अटेंटिव करना है, इंटरेस्ट बिल्ड करना है, उसकी डिज़ायर आपको पता होनी चाहिए, उसके एक्शन, फिर आपने फोर्स पे जो है ना अपना एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तब आपका जो है ना वो ऑडियंस परसुएड हो सकता है। बिगनिंग एंड एंडिंग बताई है, मेन आइडिया है, रिक्वेस्ट, अनाउंसमेंट, ये ईजी चीज़ें हैं जो आप लोग ईजीली जो है ना इनका टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेसन नंबर 16 की तरफ आते हैं। द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस, आउटलाइन है कंपोजिंग द मैसेज, रिवाइजिंग योर मैसेज, एडिंग एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग योर मैसेजेस, द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस, कंपोजिंग द मैसेजेस। अब यहाँ पे आप लोग जो है ना वो यू हैव गॉन थ्रू द प्लानिंग स्टेप्स। अब आप सारे जो चीज़ें हैं ना प्लानिंग की, राइटिंग की, आइडियाज़ की, कलेक्टिंग की, वो ख़त्म हो गई हैं। अब आप लोग रेडी हैं कंपोज करने के लिए, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने के लिए, लिखने के लिए। अब आप लोग ना नोट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, जो भी आपने कलेक्शन कर ली है। रिवाइजिंग योर मैसेज मीन्स कि आपने एक दोबारा से जो कंपोज किया है, जो ड्राफ्ट बनाया है अपनी राइटिंग का, उसको दोबारा से जो है वो आपने रिवाइज़ करना है। प्रूफ रीडिंग जिसको कहते हैं, दोबारा से आपने ना रिवाइजिंग करनी है उसकी। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग योर मैसेजेस, इसमें आप लोगों ने एडिटिंग करनी है, कोई मिस्टेक हो गई है, ग्रामर मिस्टेक है, कोई वर्ड की प्रॉब्लम है, आपने रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को चूज़ नहीं किया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपकी ठीक नहीं है, कोई भी मिस्टेक्स है, तो आपने इसमें एडिटिंग करनी है और प्रूफ रीडिंग करनी है कि दोबारा से ना एक दफ़ा फिर से आपने रीड कर लेना है उन कम्युनिकेशन को, उस लेटर को, ठीक है। द अपेरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस, इसमें जो है हमारी अपेरेंस आती है और डिज़ाइन आता है कि किस तरह से हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपने बिजनेस मैसेज को। इसमें हमारी स्टेशनरी आती है, लेटर हेड आता है। अब हमारा जो बेसिक डिज़ाइन स्ट्रक्चर है ना, किस तरह से हम ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है ना हमारी, वो इसमें आती है अपेरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस में। अब लेटर हेड हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो अपने लेटर हेड में लिखनी है। यहाँ पे जैसे बोल्ड करके ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, आपने ये इसको लेटर हेड कहते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें आपका इन्वेलप आता है, आपने इस तरह के इन्वेलप को चूज़ करना है, ठीक है, जो आपकी राइटिंग को जो है ना वो ब्यूटीफुल बना दे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रीडर को या ऑडियंस को आपका लेटर पढ़ने में जो है ना वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, उसका इंटरेस्ट बिल्ड होगा कि मैं इसका लेटर पढूं। स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ द लेटर, अब स्टैंडर्ड पार्ट्स देख लेते हैं, जिसमें हमारी हेडिंग आती है, डेट आती है, इनसाइड एड्रेस आता है, सैल्यूटेशन आती है, बॉडी आती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, सिग्नेचर आता है, रेफरेंस सेक्शन आता है। हेडिंग जिसमें हम लोगों ने अब बताना होता है कि हम लोग जो है ना वो मतलब हेडिंग देनी होती है, ठीक है। उसके बाद डेट बतानी होती है, इनसाइड एड्रेस, एड्रेस के बारे में अपना बताना होता है कि कहाँ बैठ के आप ये सारी चीज़ें लिख रहे हो। सैल्यूटेशन, आप लोगों ने इस तरह की ग्रीटिंग वर्ड्स को चूज़ करना होता है, ठीक है, फ्रेंडली वे में आपने जो है ना वो सैल्यूटेशन देनी होती है। बॉडी में आपकी जो है ना इन्फॉर्मेशन आती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बॉडी जिसमें आप एंडिंग कर रहे होते हो अपनी इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। सिग्नेचर आते हैं, रेफरेंस सेक्शन आता है कि रेफरेंस आपने देना होता है। ऑप्शनल पार्ट ऑफ द लेटर, जो ऑप्शनल हैं आप ना भी दो तो खैर है,
ठीक है। और इसमें आती है टेंशन लाइन, आती है सब्जेक्ट लाइन, आती है इंक्लोजर, आता है कॉपी नोटेशन, आता है फाइल, आती है पोस्ट स्क्रिप्ट आती है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल पार्ट में आती हैं, अगर आप इनको स्किप भी कर दो तो कोई इतना मसला नहीं है। तो आज जो है मैंने लेसन नंबर 6 तक आपके साथ सारा कुछ शेयर किया है, लेसन नंबर 9 से लेके लेसन नंबर 16 तक। आई होप कि आपको सारा इजीली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।